हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलिए। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस का कोड है वो है 73/1980। तो जो रूरल हाईवेज होते हैं उनमें कौन कौन से रोड आते हैं? एक हो गया है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। तो ये सारे कहलाते हैं रूरल हाईवेज़। ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये रूरल हाईवेज़ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका अधिकांश भाग गाँव से होके निकलता है, इसलिए ये रूरल हाईवेज़ कहलाते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइन ऑफ विजुअल फीचर्स ऑफ अ हाईवे सच एज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, साइट डिस्टेंस कंसीडरेशन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम लोग जैसे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हो गए, जैसे कैम्बर हो गया, पेवमेंट करेक्टरिस्टिक्स हो गई, साइड डिस्टेंस में जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गई, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। मान लीजिए रोड स्ट्रेट जा रहा था, बीच में कोई बैरियर आ गया, कोई बिल्डिंग आ गई, तो वहाँ पे कर्व देना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट, मान लीजिए रोड जा रहा था और बीच में कोई पहाड़ आ गया, तो वहाँ पे हम लोगों को वर्टिकल अलाइनमेंट देना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। तो पहले नंबर का देखते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में पहले नंबर का है पेवमेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो पेवमेंट करेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है फ्रिक्शन। जब भी गाड़ी चलती है तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो गाड़ी के चलने की दिशा में लगता है, और जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की साइड लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोलिंग फ्रिक्शन acts in the direction of movement of vehicle. When brake is effectively applied, then friction oppose the motion. तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में काम करता है। जिस डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आगे बात करते हैं। देखिए, जो टायर पुराना हो जाता है, घिस जाता है, तो वो ड्राई पेवमेंट में ज़्यादा फ्रिक्शन देता है। ज़्यादा फ्रिक्शन इसलिए देता है क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है, जबकि जो न्यू टायर होता है उसमें ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, खांचे बने होते हैं, तो वो ड्राई पेवमेंट पे कम फ्रिक्शन देता है। जबकि वेट पेवमेंट की बात करते हैं, जो पुराना टायर होता है उसमें कम फ्रिक्शन होता है, और जो नया टायर होता है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुराना टायर है उसमें कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे लुब्रिकेटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वहाँ से फ्रिक्शन कम हो जाता है। और जो नया टायर होता है उसमें वाटर इंट्रैप्ड हो जाता है, जो ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से हाइयर फ्रिक्शन फैक्टर हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे नोट की बात करते हैं। स्मूथ और वर्न आउट टायर प्रोवाइड्स हाइयर फ्रिक्शन फैक्टर देन न्यू टायर हैविंग ट्रेड ब्लॉक्स इन ड्राई पेवमेंट। तो ड्राई पेवमेंट में जो स्मूथ या फिर पुराना टायर है वो ज़्यादा फ्रिक्शन फैक्टर देता है देन न्यू टायर बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, whereas in wet pavement new tires offers higher friction factor in comparison to smooth tires because lubricating effect of water is reduced as some water is entrapped between the tread blocks। तो इसमें कहा गया है कि जो lubricating इफेक्ट है वो नए टायर्स में कम होता है और पुराने टायर्स में ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो पुराने टायर्स हैं उनमें फ्रिक्शन फैक्टर कम होता है इन वेट पेवमेंट। तो ये नोट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू IRC, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0.35 टू 0.40 एंड कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। तो IRC के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो 0.35 से 0.40 के बीच वेरी करता है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है उसका यूज़ हम लोग जो SSD निकालते हैं या फिर OSD निकालते हैं वहाँ पे करते हैं, और जो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसका यूज़ हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व पे करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से स्किड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेटरल स्किडिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए लेटरल फ्रिक्शन वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है
और यहाँ पे स्पीड है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो कम होता चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा है और उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो होगा 0.35। जब स्पीड 60 है तो उसके लिए 0.36। जब स्पीड 50 है उसके लिए 0.37। जब स्पीड 40 है तो उसके लिए 0.38। और जब स्पीड लेस देन और इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.4। तो जैसे जैसे स्पीड कम होती चली जाती है वैसे वैसे ये फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है। तो अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो शायद आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्किड एंड स्लिप में क्या अंतर है। तो देखिए स्किड क्या होता है, जब हमारी मोटरसाइकिल जा रही होती है और हम एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो मोटरसाइकिल में जो टायर हैं वो फुल्ली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो उनका जो रोटेशनल मूवमेंट है वो बंद हो जाता है जबकि उसका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट चलता रहता है। तो जो काले रंग का निशान बन जाता है रोड पे उसको बोलते हैं स्किड। जबकि स्लिप में क्या होता है, मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल कीचड़ में फंस गई है तो उसके टायर का रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादा होगा और जबकि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कम होगा तो उसको बोलते हैं स्लिप। ठीक है। इन स्किड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर्ड इज मोर देन रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द टायर। इन स्लिप रोटेशनल मूवमेंट इज मोर देन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर्ड। तो स्लिप में क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादा होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस लेस होती है, जबकि स्किड में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा होती है और रोटेशनल मूवमेंट कम होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लैक टॉप पेमेंट विद वाइट बॉर्डर्स इज जनरली प्रेफर्ड। ब्लैक टॉप पोर्शन रिड्यूस द ग्लेयरिंग इफेक्ट ड्यू टू सनलाइट इन द डे टाइम। तो हम लोग ब्लैक टॉप पेमेंट प्रेफर करते हैं जिसकी वजह से जो ग्लेयरिंग इफेक्ट है सनलाइट की वजह से वो कम हो जाता है, नहीं तो हम लोगों को चलने में दिक्कत होगी, सामने से बहुत ज़्यादा चमक पड़ेगी। ब्लैक पेमेंट यूज़ करने से ये चमक कम हो जाती है। और जो वाइट बॉर्डर्स हम लोग करते हैं तो उसकी वजह से नाइट में काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे हम लोगों को पता चलता रहता है कि रोड कहाँ पे जा रहा है। एंड वाइट बॉर्डर गाइड द ट्रैफिक एट नाइट। तो नाइट में जो वाइट बॉर्डर होते हैं वो ट्रैफिक को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे जा रहा है पेमेंट। नहीं तो रात में क्या होता है, स्पीड से व्हीकल चलते हैं और उनके पेमेंट से उतरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। रोड डेलिनेटर्स आर लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यूज्ड टू इंश्योर विजिबिलिटी। आपने देखा होगा रोड के किनारे रात में लाइटें चमकती हैं जिन पे व्हीकल की लाइट पड़ती है और वापस लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है, तो ये रोड डेलिनेटर्स कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रोड डेलिनेटर्स लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पेवमेंट अनइवननेस। इट इज़ क्यूमुलेटिव सडन राइज एंड फॉल ऑफ अनइवननेस इन 1 किलोमीटर लेंथ। तो इसमें क्या होता है, हम लोग 1 किलोमीटर लेंथ में मेज़र करते हैं कि कितना राइज और फॉल हुआ है। अगर ये राइज और फॉल मिला के 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है तो ये एक गुड पेवमेंट माना जाएगा। इट इज़ मेजर्ड बाई अ डिवाइस नोन एज बम्प इंटीग्रेटर। तो जो पेमेंट अनइवननेस है उसको हम लोग बम्प इंटीग्रेटर से मेज़र करते हैं। डेवलप्ड बाई CRRI। तो इसको CRRI द्वारा डेवलप किया गया है। CRRI का फुल फॉर्म हो गया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे IRI है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं मीटर पर किलोमीटर में। और बम्प इंटीग्रेटर ये मेज़र करता है mm पर किलोमीटर में, कितना राइज और फॉल हुआ है 1 किलोमीटर में। तो ये टोटल मेज़र करता है mm पर किलोमीटर में। इसके लिए फॉर्मूला है 630 ब्रैकेट में IRI की पावर 1.12। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कैम्बर, या फिर इसको हम लोग क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं या फिर क्रॉस फॉल भी बोलते हैं। तो ये होता है कैम्बर, ऐसा हम लोग रोड बना देते हैं जिसकी वजह से अगर इस पर पानी बरसता है तो वो बह के निकल जाए, इस पर जमा ना हो। अगर इस पर जमा रहेगा पानी तो फिर वो यहाँ से
पेनिट्रेट करेगा, नीचे जाएगा सॉइल में, और सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इससे अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से रोड का फेलियर होने के चांस है। इसलिए इसके पानी को निकालना आवश्यक हो जाता है। ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम द पेवमेंट इज नोन एज कैम्बर। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैम्बर देखते हैं, यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे पहला देखते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर में ये जो है ये स्ट्रेट लाइन दी जाती हैं, और ये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है ये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में दिया जाता है। यहाँ पे ये पेवमेंट की विड्थ हो गई है W, और ये यहाँ पे कैम्बर की हाइट हो गई है Y। अब हम लोगों को यहाँ पे Y निकालना है, कितना यहाँ पे हाइट दी गई है। तो यहाँ पे 1/n इक्वल टू Y अपॉन W/2। यहाँ पे जो 1/n है ये बहुत कम है, इसलिए tan थीटा बराबर यहाँ पे 1/n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर कैम्बर 2% है तो इसका मतलब क्या है 2/100 1/50 इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बन गया y बराबर W/2n। तो यहाँ से हम लोग y निकाल लेंगे। यहाँ पे विड्थ ऑफ पेमेंट दे रखी होगी, और 2 और n ऐसे निकाल लेंगे। अगर कैम्बर 2% दे रखा है तो n हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग y निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।